धर्म के नाम पे, ट्रेडिशंस के नाम पे, मान्यताओं के नाम पे काफी ज्यादा जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस थी उनको जस्टिफाई करा गया। आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन करने की वजह से हम अपनी नॉलेज को बेटर करते जा रहे हैं, कि हम जो सोचते हैं हमको लगता है कि वही सत्य है, लेकिन जब तक हम उसको क्वेश्चन ना करें, जब तक कोई और पर्सन को क्वेश्चन ना करे, हो सकता है कि हम सही नॉलेज तक ना पहुंच पाए, हम इग्नोरेंट ही रह जाएं। और जब तक पर्पस हमको हमारी लाइफ में नहीं मिलेगा, देन आवर एग्जिस्टेंस इज merely एनिमलिस्टिक, वी कैन नॉट रियली कॉल इट एज ए ह्यूमन लाइफ। सोक्रेटिस की जो लर्निंग है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि हो सकता है हमारे इग्नोरेंस की वजह से हमको ऐसा लगे कि यार क्या फर्क पड़ता है, वहां पे कुछ हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट अस ऑल। मुझे अपने थॉट को क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, देन ओनली आई कैन रिफाइन माय कैरेक्टर। थिंकर्स हमको अपने आंसर राइटिंग में जरूर यूज करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि दैट शोज योर इंटेलेक्चुअल डेप्थ। इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ रहा है कि पॉवर्टी कैसे दूर करें, आप बोल रहे हो नेहरू जी ने ये कहा, गांधी जी ने ये कहा, है ना, मार्टिन लूथर किंग ने ये किया। कितना घटिया आंसर, बिना कॉन्टेक्स्ट के आपने अप्लाई कर दिया, बस लिखने के लिए कीवर्ड डंप कर दिया। मैं बता रहा हूं पाप है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि थिंकर्स को अपने आंसर राइटिंग में कैसे यूज करें। दोस्तों, थिंकर्स हमारे सिलेबस का ना केवल बहुत अहम हिस्सा है, बल्कि अपने आंसर राइटिंग में अगर उनका कॉन्टेक्चुअल यूज करते हैं तो हमारे आंसर्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि थिंकर्स को आंसर राइटिंग में हम कैसे यूज करें। दोस्तों, आज जो हम तो थिंकर डिस्कस करने वाले हैं वो है सोक्रेटिस। आपने वर्च्यू एथिक्स पढ़ाई होगा। वर्च्यू एथिक्स में ग्रीक फिलोसोफर्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है और सोक्रेटिस उसमें है ना पायनियर है। तो हम सोक्रेटिस को पहले समझेंगे कि सोक्रेटिस ने क्या कहा, क्यों कहा, और उसके बाद हम देखेंगे कि सोक्रेटिस की जो लर्निंग है उसको हम आंसर राइटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम सोक्रेटिस की जो लर्निंग है उनको समझें। दोस्तों, आपको पता है कि जब ग्रीक सोसाइटी में बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज हो रही थी एंड दे वर सपोर्टेड बाय द रूलर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो सोक्रेटिस ने कहा था कि ये सारे लोग जितने भी अट्रॉसिटीज कर रहे हैं, जितना भी गलत काम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इग्नोरेंस में है। तो कहने का मतलब यह है कि उनका ऐसा अजम्पशन था कि पीपल आर डूइंग रॉन्ग थिंग बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि उनको सत्यता का ज्ञान नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो गलत चीज कर रहे हैं। तभी तो ग्रीक थिंकर्स बार बार कहते हैं द ओनली थिंग दैट इज गुड इज नॉलेज एंड ओनली थिंग दैट इज बैड इज इग्नोरेंस, क्योंकि हम जो पाप करते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो इग्नोरेंस में करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक पैरेलल एग्जांपल लूं आपको इंडियन सोसाइटी से, तो परहैप्स सती प्रथा वैसी चीज होगी। हम लोग सती प्रथा को कंटिन्यू करते आए क्योंकि हम ये लोग मानते थे कि सती प्रथा इज सैंक्शन्ड बाय वेदास, कि हमारे जो वेद हैं, हमारे जो धर्म है, वो सती प्रथा को सैंक्शन करता है, सती प्रथा का समर्थन करता है। बट राजा राम मोहन राय ने हमको बताया कि भाई वेदों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि सती प्रथा सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम जो सती को सपोर्ट कर रहे थे वो हमारे इग्नोरेंस की वजह से कर रहे थे, क्योंकि हमको हमारे वेदास का, हमारे धर्म का सही ज्ञान हमको नहीं था। वी वर नॉट हैविंग करेक्ट नॉलेज अबाउट द वेदास एंड देयरफॉर वी सपोर्टेड सती प्रथा। सिमिलर कंडीशंस एग्जिस्टेड इन Greek society also, where lot of atrocities were justified in the name of religion, in the name of traditions, है ना, धर्म के नाम पे, ट्रेडिशंस के नाम पे, मान्यताओं के नाम पे काफी ज्यादा जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस थी उनको जस्टिफाई करा गया। और इसीलिए सोक्रेटिस ने कहा कि वी हैव टू क्वेश्चन दैट, हमको नॉलेजेबल बनना चाहिए, हमको जो इग्नोरेंस है उसको दूर करना चाहिए। इग्नोरेंस की वजह से काफी ज्यादा चीजें गड़बड़ होती हैं। तो नॉलेजेबल बनेंगे कैसे नॉलेजेबल बनेंगे? तो सोक्रेटिस ने उसका एग्जांपल दिया कि हम नॉलेजेबल बनेंगे क्वेश्चन करने से। सो ही गेव दिस वेरी ब्यूटीफुल मेथड ऑफ डायलेक्टिक। आपने नाम सुना होगा, सोक्रेटिक मेथड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं डायलेक्टिक मेथड। तो आइए पहले थोड़ा डायलेक्टिक मेथड को समझ लेते हैं। ठीक है, कि जो सोक्रेटिक का मेथड है, डायलेक्टिक मेथड है, वो क्या कहता है। तो जो डायलेक्टिक मेथड है सोक्रेटिस का, वो किस बात पे स्ट्रेस देता है? वो देता है आर्ग्यूमेंट्स पे, वो देता है स्ट्रेस क्वेश्चन करने पे, कि वी हैव टू क्वेश्चन थिंग। अज्यूम करिए कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कह रहा है कि वी वांट हाई जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, अब इनको हाई जीडीपी ग्रोथ चाहिए, तो सोक्रेटिस कहेंगे कि इसको हमें फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए, वी शुड क्वेश्चन दैट। तो अगर हम इसको क्वेश्चन करेंगे तो वी विल बी जनरेटिंग एन एंटीथेसिस आल्सो। ठीक है, सपोज वो एंटीथेसिस ये बोलेगी, क्या बोलेगी कि भैया वी शुड सपोर्ट एनवायरमेंट कंजर्वेशन, और ये हमारा थीसिस हो गया। सोक्रेटिस का मानना है कि इनमें से किसी भी एक चीज को हमको फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, हमको दोनों चीजों के बीच में आर्गुमेंटेटिव डायलॉग एस्टेब्लिश करना है। कहने का मतलब है, एक ग्रुप जो ये कह रहा है कि हमको केवल हाई जीडीपी ग्रोथ चाहिए, दे मस्ट बी क्वेश्चन्ड,
एंड देयरफॉर द रोल ऑफ एंटीथेसिस टू क्वेश्चन देम। ठीक है, एंटीथेसिस क्या है कि वी हैव टू कंजर्व एनवायरनमेंट। अब सोक्रेटिस कहते हैं बोथ दिस थीसिस एंड एंटीथेसिस शुड इंडल्ज इन दिस आर्गुमेंटेटिव डायलॉग। दोनों एक दूसरे के संग आर्गुमेंटेटिव डायलॉग में तब तक इमर्ज करें, तब तक एंगेज करें जब तक कि वो इन कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व नहीं कर दे। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? क्योंकि अगर मैं दूर से देखूं तो हाई जीडीपी ग्रोथ और एनवायरमेंट कंजर्वेशन शायद साथ साथ नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि हम ऐसा आभास होता है कि हम हाई जीडीपी ग्रोथ और एनवायरमेंट कंजर्वेशन साथ साथ नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलने वाले हैं? तो आप बोलेंगे कि भैया ग्रीक थिंकर बोलते हैं, सोक्रेटिस बोलते हैं कि दोनों को दे शुड एंगेज इन आर्गुमेंटेड डायलॉग, आपस में डिबेट करें, डिस्कस करें टिल दे अराइव एट सिंथेसिस। क्या सिंथेसिस है? तो सिंथेसिस का वर्जन ये होगा कि भैया डेवलपमेंट तो इंपॉर्टेंट है बट वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि इन विच वी कैन परस्यू अवर जीडीपी एम्बिशन अलोंगसाइड मेंटेनिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो परहैप्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि भैया हम हर प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल असेसमेंट कर लेंगे और हम देखेंगे कि वेदर दैट प्रोजेक्ट इज हैविंग सम डिस्प्रपोर्शनेट एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस और नॉट। क्योंकि अगर डिस्प्रपोर्शनेट कॉन्सिक्वेंस है तो शायद हम उस प्रोजेक्ट के संग आगे ही नहीं जाएंगे। सो कहने का मतलब है बाय एंगेजिंग इन दिस डायलॉग हम अपने अजम्पशंस को बेहतर कर पाए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या दिस आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इट नॉट बेटर देन दिस अलोन जो केवल हाई जीडीपी की बात करते हैं? इज इट नॉट बेटर देन दिस अलोन जो केवल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं? तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि अगर हम किसी भी थीसिस या एंटीथीसिस में बिना क्वेश्चन करे उन अजम्पशंस को मान लेते हैं तो हम इग्नोरेंट रह जाएंगे, हम उस नॉलेज की तह तक नहीं पहुंचेंगे जिसको सोक्रेटिस कहते हैं कि वी हैव टू बी नॉलेजेबल, हमको इग्नोरेंस को दूर करना है ना। तो क्वेश्चन करके हम उस सही नॉलेज तक पहुंचते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये भी थोड़ा हो कि यार इनकम्प्लीट नॉलेज है, तो इनके लिए भी एक एंटीथीसिस बन जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे ठीक है भैया आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर लिया। इमेजिन करिए ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो एकदम ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, जिनके कार्बन फुटप्रिंट एकदम बहुत कम है। इमेजिन करिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब जब आप ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि यार ग्रीन टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो सस्टेनेबिलिटी तो है, बट व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन? सो यहां पे एंटीथेसिस बनेगा व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगेन ये both these group will indulge in this argumentative dialogue and will arrive at synthesis, जो ये बोलेगा कि this development should not just be sustainable but also inclusive in nature and therefore we must redistribute cost and benefit in a fair manner। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, perhaps corporates को they should share the development with the local people, है ना, उनको पार्टिसिपेशन का करना चाहिए, CSR करना चाहिए, एटसेट्रा। The point I am making is कि जब तक ये एंटीथीसिस नहीं था तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, जब तक ये एंटीथीसिस नहीं था तब तक हम हाई जीडीपी ग्रोथ को क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन करने की वजह से हम अपनी नॉलेज को बेटर करते जा रहे हैं? दिस इज बेटर देन दिस अलोन, दिस इज बेटर देन दिस अलोन, दिस इज अगेन दिस इज अगेन बेटर देन दिस अलोन, inclusive and sustainable development is better than this alone। So every time we are indulging in this questioning, the synthesis is a better version of knowledge, ठीक है, and that is how we are dispelling our ignorance। तो जो डायलैक्टिक मेथड है ना दोस्तों, वो क्वेश्चनिंग पे जोर देता है, वो आर्गुमेंटेटिव डायलॉग पे जोर देता है, ताकि हम अपनी इग्नोरेंस को दूर कर पाएं और अपनी नॉलेज को रिफाइन करते करते चले जाएं। इसी बात पे सोक्रेटिस ने भी बहुत बड़ा जोर दिया था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एसए का, मुझे याद आ रहा है कि thinking is like a game, it does not begin until unless there is an opposition। Thinking is like a game, it does not begin until unless there is an opposition। क्या मतलब है इसका मतलब यही है कि थिंकिंग तब तक चालू नहीं होगी जब तक कोई अपोजिशन ना हो, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं है, अगर एंटीथीसिस नहीं है, तो हम अपने अजम्पशंस को कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हम हो सकता है कि प्रेजुडिस में जी रहे हों, हम हो सकता है कंफर्मेशन बायस में जी रहे हों, कि हम जो सोचते हैं हमको लगता है कि वही सत्य है, लेकिन जब तक हम उसको क्वेश्चन ना करें, जब तक कोई और पर्सन को क्वेश्चन ना करे, हो सकता है कि हम सही नॉलेज तक ना पहुंच पाए, हम इग्नोरेंट ही रह जाएं। जैसे हमने सती प्रथा के लिए क्वेश्चन नहीं किया था तो उसको सही मानते हुए चले आ रहे थे। ऐसी रूढ़वादिताओं की बात करिए, सुपरस्टिशंस की बात करिए, जब तक हम उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे हम सही फॉर्म ऑफ नॉलेज तक नहीं पहुंचेंगे। यही डायलैक्टिक मेथड का एसेंस है और यही जो हमारे सोक्रेटिस हैं उनकी थिंकिंग का एसेंस है कि वी हैव टू बी नॉलेजेबल, वी हैव टू डिस्पेल दिस इग्नोरेंस, एंड बिकॉज अल्टीमेटली इग्नोरेंस लीड्स टू रॉन्ग डूइंग। और अच्छा आदमी बनना है, वर्चुअस आदमी बनना है, कैरेक्टर बिल्ड करना है, तो क्या करना है? आर्गुमेंटेटिव डायलॉग में इंडल्ज करना है। और वही यहां पे लिखा हुआ है
कि वर्च्यू इज नॉलेज, इग्नोरेंस लीड्स टू रॉन्ग डूइंग, यही इनका जम्पशन था। इसीलिए इन्होंने बोला कि वी हैव टू परस्यू ट्रुथ थ्रू क्वेश्चनिंग, दैट इज सोक्रेटिक मेथड। अभी हमने डिस्कस किया कि आर्गुमेंटेटिव डायलॉग की बात करी कि क्वेश्चन करना है एक दूसरे से, और वो ये मानते थे कि वी शुड ऑल हैव दिस ह्यूमिलिटी। इन्होंने फेमसली कहा था कि आई नो दैट आई नो नथिंग, मतलब हम सबको ये मानना चाहिए कि देयर आर लिमिट्स टू अवर नॉलेज, है ना, कि हमको ये मान, क्योंकि नॉलेज तो एक्सपेंडिंग है ना, नॉलेज तो कभी हम इतना बन ही नहीं सकते कि सब कुछ नॉलेज आपके अंदर आ जाए। सो ऑल ऑफ अस शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट कि वी नो दैट वी नो नथिंग, मतलब देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात कर रहे हैं सोक्रेटिस। फिर सोक्रेटिस ने कहा था अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, वेरी फेमस कोटेशन। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं सोक्रेटिस कि हमको क्वेश्चन करना चाहिए। तो अगर मैं एज एन इंडिविजुअल माइंडलेस कंज्यूमरिज्म में इंडल्ज हो रहा हूं कि यार अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे जो मन आ रहा है मैं खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे मजा आता है, मुझे खरीदने में मजा आता है, मुझे नए नए कपड़े खरीदने में मजा आ रहा है, मुझे नए नए जूते खरीदने में, मोबाइल खरीदने में मजा आ रहा है, और ये मैं जो खरीद रहा हूं ये बिना किसी क्वेश्चन के खरीद रहा हूं। क्वेश्चन का मतलब कि मैं खुद से पूछ नहीं रहा क्या मुझे इसकी जरूरत है और क्या इसका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। मैं ईएमआई पे फोन खरीदे जा रहा हूं और ईएमआई की वजह से मेरे को परेशानी होने वाली है, मैं कंजम्पशन कर रहा हूं बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जब तक हम अपने एक्शन को एग्जामिन नहीं करेंगे वो लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है, क्योंकि जब तक हम एग्जामिन नहीं करेंगे हम ह्यूमन लाइफ नहीं जिएंगे दोस्तों। वी विल सिंपली एग्जिस्ट लाइक एन एनिमल, क्योंकि एनिमल्स तो सिंपली एग्जिस्ट करते हैं, दे आल्सो डोंट क्वेश्चन। सो दैट इज द पर्पस ऑफ एथिक्स, कि हमको ये बोलता है कि हमको अपने जो एक्शंस हैं उनको एग्जामिन करना चाहिए। वही लिखा हुआ है unexamined life is not worth living. So the people who indulge in consumerism, the people who indulge in rape, the people who indulge in ruinous gambling, the people who are addicted to alcohol, the people who are addicted to drugs, all these people are not examining their life. वो क्या कर रहे हैं? वो mindlessly केवल एक ही चीज को परस्यू कर रहे हैं, and that is why that life is not worth living, क्योंकि they are simply existing an animal. Human beings भी तो एनिमल ही हैं, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को क्वेश्चन नहीं करेंगे, we will never have purpose in our life. और जब तक पर्पस हमको हमारी लाइफ में नहीं मिलेगा, then our existence is merely animalistic. We cannot really call it as a human life. ठीक है, बिकॉज ह्यूमन लाइफ में पर्पस होना बहुत जरूरी है। पर्पस था तभी तो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा बन गए, पर्पस था तभी तो अशोका ग्रेट अशोका बन गए, पर्पस था तभी तो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए, पर्पस था तभी तो गांधी जी इतने बड़े लीडर बन गए जिनको हम राष्ट्रपिता आज बुलाते हैं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जब तक लाइफ में पर्पस नहीं है, जब तक हम एग्जामिन नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक हमारी लाइफ पर्पसफुल लाइफ नहीं बनेगी, तब तक हम एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे। यही कहने का मतलब था अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उन्होंने कहा कि ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट कम्स फ्रॉम वेल्थ पावर। ठीक है, वेल्थ करें, पावर करें, डिजायर करें। कई लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा मेरे पास आ जाएगा ना तो मैं खुश होऊंगा, बहुत ज्यादा पावर मेरे को आ जाएगी ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। सोक्रेटिस कहते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन रियलाइजिंग योर पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल हम कैसे रियलाइज करते हैं? बाय बीइंग वर्चुअस। जब हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, जब हम वर्चुअस बनते हैं, दैट इज हाउ वी बिल्ड अवर कैरेक्टर। दोस्तों उसी की वो बात कर रहे हैं। ट्रू हैप्पीनेस जो है, यूडेमनिया जो है, वो तब आता है जब हम अपने पोटेंशियल को प्राप्त करते हैं, और पोटेंशियल हम क्वेश्चनिंग करके प्राप्त करते हैं, नॉलेजेबल बन के प्राप्त करते हैं, वर्चुअस बन के प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? और इनकी लाइफ में दोस्तों करेज का जीता जाता उदाहरण है। इनको जब पनिशमेंट दी गई कि आपको हेमलक पीना है, क्योंकि पॉइजन लेना है, क्योंकि इनको चार्ज किया गया था वहां के रूलर्स ने कि आप ना हमारे युवाओं को भटका रहे हो, हमारे युवाओं की बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हो, क्योंकि वो कहते थे क्वेश्चन करो, किसी भी रूलर को चीज पसंद आएगी नहीं। तो उन्होंने कहा आप ना ऐसा करिए, इनको वो दे दिया, मृत्युदंड दे दिया कि आपको तो जहर पीना पड़ेगा। इनके फॉलोअर्स आए, है ना, उनको कहा कि हमको ना रास्ता पता है और हम आपको भगा लेंगे यहां से। इन्होंने कहा नहीं, इससे अच्छा मैं जहर पीना पसंद करूंगा। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि करेज कितनी बड़ी वैल्यू है, कि जो इन्होंने प्रीच किया वो खुद भी प्रैक्टिस किया, इंटेग्रिटी के संग जिए, कि मैं अगर आज यहां से भाग गया तो इनको लगेगा कि मैं अपनी बात पे खड़ा नहीं हूं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि सोक्रेटिस की जो लर्निंग है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम श्योर आपको सोक्रेटिस की लर्निंग अब तक समझ में आ गई होंगी। अगर अब तक नहीं आई है तो एक बार वीडियो को यहां तक दोबारा देख लीजिए, क्योंकि अब मैं एप्लीकेशन पे जाने वाला हूं। ठीक है, जब हम बात करते हैं वर्च्यू इज नॉलेज, इग्नोरेंस लीड्स टू रॉन्ग डूइंग, तो क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग रहनी चाहिए, तभी तो हम आज के जमाने में जो सुपरस्टिशंस हैं, जो प्रेजुडिसेस हैं पैट्रियार्ची के या कास्टिस्ट पर्सपेक्टिव है, उसको दूर करेंगे। अरे भाई, कैसे किसी जॉब को हम मीनियल जॉब कह सकते हैं, पॉलिटिंग जॉब कह सकते हैं? अगर हम मानते हैं कि कोई जॉब पॉलिटिंग जॉब है, इसका मतलब क्या है? हम डिग्निटी ऑफ लेबर की नॉलेज से वाकिफ नहीं है, हम इग्नोरेंट है। तभी तो बोल रहा है इग्नोरेंट लीड्स टू रॉन्ग डूइंग। हम मानते हैं कि महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती, क्यों? बिकॉज वी आर इग्नोरेंट अबाउट the things that women have achieved in their life। हमको पता ही नहीं है कि women ने कितना बड़े-बड़े कारनामे कर दिए हैं, क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं, हम अज्ञानी हैं, और अज्ञानता की वजह से हम ये सब पाप कर रहे हैं।
समझ में आ गया आपको? सिमिलरली हम बात करते हैं क्वेश्चन करने की, कि हमको क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन करने से हम बेटर नॉलेज पे प्राप्त करते हैं, हम अपनी इग्नोरेंस को दूर करते हैं। तो अगर हम गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आरटीआई क्वेश्चन करने का जरिया नहीं है क्या? सोशल ऑडिट क्वेश्चन करने का जरिया नहीं है क्या? समझ में आ रहा है आपको? सो क्वेश्चनिंग करना, जब पार्लियामेंट में अपोजिशन डिबेट करता है या जब वो बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है, क्या वो क्वेश्चन करने का जरिया नहीं है? All of that basically speaks of what? All of that speaks of application of questioning only. कि हम क्वेश्चनिंग को अप्लाई करें डेली लाइफ में, पार्लियामेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और इस बात को प्रमोट करें कि सिटीजंस कैन क्वेश्चन गवर्नमेंट, क्योंकि तभी जो नॉलेज है वो बेटर होती हुई चली जाएगी। आप चाहे फॉर्म लॉज का एग्जांपल लें, या एक संचार ऐप की बात हुई थी जिसमें बोला गया था कि हम मैंडेटरी कर देंगे उसको इंस्टॉल करना, उसकी बात करें। इन ऑल सच केसेस दोस्तों आप बोलेंगे, आप इसको यही लिखेंगे कि हमको क्वेश्चनिंग करने की जरूरत है, और लोगों ने इसको क्वेश्चन किया और आप देखिए कैसे चीजें चेंज हुई। सोक्रेटिस बात करते हैं आई नो दैट आई नो नथिंग, मतलब ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि यार मेरे पास ना पूरी नॉलेज नहीं है ना, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। और वो ह्यूमिलिटी कहां से आती है दोस्तों? वो ह्यूमिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आप उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं, है ना? कैसे कि जब हम लेटरल एंट्री की बात करते हैं या हम बॉटम अप पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली ब्यूरोक्रेसी क्या मानती रही है कि दे आर फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज, उनको सब नॉलेज है, उनको सब पता है। बट सोक्रेटिस आपको ये बता रहे हैं कि आपको सब पता नहीं है, आपको ये मानना चाहिए कि आपकी नॉलेज लिमिटेड है। एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट शुड कंसल्ट सिटीजंस बिफोर दे मेक पॉलिसी, क्योंकि हो सकता है कि उनको सारी बातें नहीं पता हो। दैट इज व्हाई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी शुड बी ओपन टू फीडबैक, वी शुड लर्न, है ना? इसीलिए 360 डिग्री ऑडिट्स होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आ रहा है? ये तो मैंने डिस्कस कर ही दिया था अन एग्जाम इन लाइफ नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है, कि कंज्यूमरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, कास्टिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, कैसे प्रेजुडिस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम सीख चुके हैं दोस्तों कि सोक्रेटिस के जो मेजर लेसन है वो क्या है, एंशिएंट गवर्नेंस में उसका एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पीवाईक्यूज के थ्रू आपको दिखाता हूं, ठीक है? ये हम अभी डिस्कस कर चुके थे, है ना? पीवाईक्यूज के थ्रू हम देखते हैं। तो हमने डिस्कस किया था वर्च्यू इज नॉलेज, इग्नोरेंस इज टू रॉन्ग डूइंग, ठीक है? अब क्वेश्चन देखते हैं। एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, गांधी जी का स्टेटमेंट है। क्या इस क्वेश्चन में हम ये लाइन नहीं लिख सकते? क्योंकि इग्नोरेंस हमको होता है जब इंटॉलरेंस हमारे अंदर है, जब हमारे अंदर एंगर है, तो हमको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आएगी नहीं, और जब करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी मतलब हम इग्नोरेंट हैं, और हम जब इग्नोरेंट होते हैं तो हम ज्यादा बड़ा पाप करते हैं। मॉब लिंचिंग का एग्जांपल आप लीजिए कि जब आप प्रेजुडिस्ड हैं किसी के लिए, तो आप ऐसा चीज अज्यूम करेंगे जो वहां पे है भी नहीं। आपको पता है मियरली ऑन द सस्पिशन ऑफ बीफ पीपल हैव किल्ड अदर पीपल। तो क्यों? क्योंकि आपके अंदर इंटॉलरेंस था, इंटॉलरेंस की वजह से आप इग्नोरेंट रह गए, और उसकी वजह से इग्नोरेंस लीड्स टू रॉन्ग डूइंग। दैट इज हाउ यू कैन अप्लाई सोक्रेटिस इन दिस क्वेश्चन। Ethics is knowing the difference between what you have the right to do versus what is the right thing to do. आप जा रहे हैं रोड पर और आपने देखा एक रोड एक्सीडेंट विक्टिम पड़े हुए हैं, ठीक है? अब जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम है, आपका पूरा राइट है, अधिकार है कि आप उनको छोड़ के जा सकें। ये जो कह रहा है ना, knowing the difference between what you have the right to do, राइट का मतलब अधिकार है यहाँ पे, और ये वाला राइट का मतलब है सही गलत, कि आपका जो अधिकार है और क्या चीज सही है और क्या चीज गलत, इसके बीच में जो डिफरेंस जानने का मतलब है, वही दोस्तों एथिक्स है। तो जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम है, आपको पूरा अधिकार है कि आप उनको छोड़ के चले जाएं। कोई आपको जबरदस्ती तो कर नहीं सकता कि भाई नहीं आपको अटेंड करना ही करना है, ठीक है? लेकिन क्या वो सही चीज है? वो कैसे आएगा? जब तक आप नॉलेजेबल नहीं होंगे, जब तक आप इग्नोरेंस नहीं दिखेंगे अपनी कि यार ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इनकी हेल्प करूं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि मैं अपने राइटस कंडक्ट की बात करूं, मैं अपने अधिकारों की बात करूं, मुझे अपनी ड्यूटीज के लिए भी सतर्क होना पड़ेगा। तो अगेन यू कैन टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग योर ओन थिंग्स, ओन एक्शंस, कि मैं इनको रोड एक्सीडेंट पे छोड़ के नहीं जा सकता, वो गलत हो जाएगी। सिमिलरली इसको देखिए, लाइफ डज नॉट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न दैट बेटर फॉर अस ऑल। सूनर वी लर्न दैट मतलब हमको इग्नोरेंस है। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से जीवन जीते हैं। हमको लगता ही नहीं है कि कहीं पे कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो होने दो यार, वहां पे वॉर हो रहा है ना, गल्फ में, ईरान में वॉर हो रहा है, तो उनका मसला है, हम क्या चक्कर में पड़े। और फिर पता पड़ता है कि भैया पेट्रोल के दाम तो आपके भी बढ़ेंगे, है ना? आपके किचन में भी चीजें महंगी होंगी, काफी चीजें तो आप वहीं से ले रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है? बिकॉज यू आर इग्नोरेंट। क्योंकि हम पहले इग्नोरेंट थे अबाउट व्हाट? अबाउट इंटरडिपेंडेंस, कि इस पूरे विश्व में ऑल ऑफ अस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, स्पेशली इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि हो सकता है हमारी इग्नोरेंस की वजह से हमको ऐसा लगे कि यार क्या फर्क पड़ता है, वहां पे कुछ हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट अस ऑल। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही थीम में
इग्नोरेंस और नॉलेज का कितना बड़ा रोल था जो आप यहाँ पे सोक्रेटिस को एक्सपेंड कर सकते हैं आंसर राइटिंग के बाद। ठीक है, तो बता रहा हूं कि पीवाईक्यूज में आप इसको कैसे यूज करोगे। सिमिलरली आप बात करिए अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, कि हम एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तो क्या गड़बड़ होने वाली है। falsehood takes the place of truth when it results in unblemished common good। मतलब falsehood takes the place of truth, मतलब कोई झूठ है वो सच बन जाता है अगर वो अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड में रिजल्ट करे। कई बार आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल जब डिजास्टर हो जाती है, क्योंकि अगर वो बोल देगा, सच्चाई बता देगा कि भैया चीजें थोड़ी खराब हैं, तो पीपल विल पैनिक एंड देन थिंग्स विल बिकम अगली टू मैनेज। समझ में आ रहा है? सो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कई बार कुछ हार्मलेस फॉल्सहुड होते हैं या रॉन्ग मीन्स होते हैं जिसकी वजह से अगर कॉमन गुड प्रमोट होता है तो वो सच के बराबर है। लेकिन सोक्रेटिस कहेंगे अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यू मस्ट एग्जामिन दिस स्टेटमेंट आल्सो, कि क्या वास्तव में रॉन्ग मीन कैन लीड टू गुड एंड्स सस्टेनेबली कंसिस्टेंटली। उसी की बात यहां पे हो रही है, क्योंकि क्या वो अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बार बार झूठ बोलेगा क्राइसिस में कि एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, व्हेन थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल, one day people will find out and then administration will lose the credibility and legitimacy। और फिर कभी डिजास्टर आएगी तो जनता कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर ट्रस्ट नहीं करेगी, उसकी लेजिटिमेसी कभी भी मेंटेन नहीं रहेगी। और यही चीज सोक्रेटिस आपको कह रहे हैं कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। हमको लाइफ एग्जामिन नहीं करेंगे, अपने थॉट्स को एग्जामिन नहीं करेंगे तो वो कोई वर्थ लिविंग लाइफ नहीं है। ठीक है, सिमिलरली गांधी जी का स्टेटमेंट है ए मैन इज बट ए प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स What he thinks he become, गांधी जी का स्टेटमेंट है। तो यहां पे भी आप जोर दे सकते हैं इस बात के ऊपर कि सोक्रेटिस ने कैसे कहा कि हमको अपने थॉट्स को एग्जामिन करना चाहिए, है ना। थिंकिंग इज लाइक ए गेम दैट डज नॉट बिगिन अंटिल देयर इज एन अपोजिशन। तो जब तक मैं अपने थॉट्स को एग्जामिन नहीं करूंगा, मेरे थॉट्स क्या है यार, बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, पैसा चाहे मैं कैसे भी कमा लूं, चाहे मैं चोरी करके कमाऊं, चाहे मैं किसी को मार के कमाऊं, मर्डर करके कमा लूं, तो सोक्रेटिस आपको बोलेंगे अपने थॉट्स को एग्जामिन तो करिए, है ना। चाहे मैं कितने भी सुपरस्टिशियस मेरे थॉट्स क्यों ना हो, चाहे मैं कितने प्रेजुडिसेस क्यों ना हो कि यार व्हाइट पीपल आर सुपीरियर, या कोई भी कास्ट है, ये वाली कास्ट अनटचेबल कास्ट है, तो मुझे अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, देन ओनली आई कैन रिफाइन माय कैरेक्टर। तो वही बात है, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो अपने मैन इज बट ए प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम, एंड देयरफॉर वन मस्ट गार्ड हिज थॉट्स, वन मस्ट क्वेश्चन हिज थॉट्स। समझ में आ गया? अपने थॉट को एंटीथेसिस से लड़ाइए और सिंथेसिस की तरफ जाइए, आर्गुमेंटेटिव डायलॉग में एंगेज करिए, एंड देन यू विल अराइव एट बेटर नॉलेज एंड डिस्पेल योर इग्नोरेंस। उसी की बात यहां पे कही गई है। फिर ह्यूमिलिटी, सेल्फ एग्जामिनेशन, आई नो दैट आई नो नथिंग। सो आप देखिए स्टेटमेंट जो पूछा हुआ है कि लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे, एब्जॉर्ब इट, डू नॉट बिकम अदर्स। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमको दूसरों से सीखना चाहिए। अगेन जो सोक्रेटिस ने भी कहा कि आई नो दैट आई नो नथिंग, कि भाई नॉलेज की तो कोई लिमिट ही नहीं है, हमको जो पता है वो बहुत कम पता है, एंड देयरफॉर वी मस्ट ऑलवेज बी लुकिंग टू लर्न फ्रॉम अदर्स। यही तो विवेकानंद जी भी कह रहे हैं। समझ में आ गया आपको? सो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि सोक्रेटिस की जो लर्निंग्स हैं इनको आप पीवाईक्यूज में अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड यही है कि हम पीवाईक्यूज को समझें, हम जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उनको समझें। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ट्रू हैप्पीनेस क्या है, कि जब आप बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ट्रू हैप्पीनेस कब आती है? सेवा करने से आती है। जो पोटेंशियल आप कब रियलाइज करते हो? पैसे से नहीं, पावर से नहीं, बट जब आप वर्चुअस कैरेक्टर के पर्सन बनते हो, जब अपने चरित्र का निर्माण करते हो, तब आपको हैप्पीनेस आती है। और चरित्र का निर्माण कैसे करते हो? गांधी जी क्या कह रहे हैं? जब आप दूसरों की सेवा में खुद को लूज करते हो। तो ये चीज को आप फिर यहां पे डाल सकते हैं कि when we devote ourselves to the service of others, it refine our character and that is how we achieve potential। आप मदर टेरेसा की बात करिए, गांधी जी की बात करिए, भगत सिंह की बात करिए, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने जन सेवा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया, and how they refined their character। ठीक है, so the point I am making is कि थिंकर्स हमको अपने आंसर राइटिंग में जरूर यूज करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि दैट शोज योर इंटेलेक्चुअल डेप्थ। ठीक है, आपको एग्जामिनर को बताता है कि आपको यार थिंकर कितने अच्छे तरीके से आ गया। सब्सटेंशिएशन में आपको मदद मिलती है। कोई भी आर्गुमेंट आप दे रहे हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है अगर आप किसी थिंकर को कोट कर देते हैं तो। और थिंकर्स की वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस है, इस वजह से कोई इस तरह से क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने वो बात क्यों कही। तो इसीलिए थिंकर्स आंसर्स में जरूर आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ दिखाएगा, सब्सटेंशिएट करवाएगा। और वाइडली सेपरेट आइडियाज हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत एग्जामिनर को आएगी नहीं कि आप उसे कन्विंस करें। ठीक है, लेकिन प्रीरिक्विजिट क्या है? हम कैसे तैयार करें खुद को कि थिंकर को अपने आंसर्स में यूज कर लें? सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग इज द की। देखो बिना समझे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि बिना समझे तो अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, और समझोगे नहीं तो क्या होगा, उसको गलत तरीके से अप्लाई करोगे। फिर एक्टिव मेमोरी में होने चाहिए। हम कई बार थिंकर को आज पढ़ते हैं और 2 महीने के लिए भूल जाते हैं।
तो एक्टिव मेमोरी में जब तक नहीं होगा, एक्टिव मेमोरी का मतलब लिखते लिखते याद आना चाहिए। तो लिखते लिखते याद दोस्तों तब आता है जब हम बार बार उस चीज को इंटरलाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब भी आप थिंकर्स को पढ़ें, उनके की आइडियाज को बार बार रिवाइज करें, तब वो अपने आंसर्स में आएंगे, ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे। इतने सारे क्वेश्चन मैंने दिखाए, कहीं भी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया सोक्रेटिस का मतलब बताइए। आपको यूज करना सोक्रेटिस, तो आप सोक्रेटिस तभी यूज कर पाओगे अपने आंसर में जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी एक्टिव मेमोरी में उस कंटेंट को लेकर आएंगे। ठीक है, एंड ब्रेनस्टॉर्म जरूर करिए, लिंकेजेस को डेवलप करिए, खुद से सोचिए कि इस वाले जो टॉपिक है, इस वाली जो लर्निंग है, इसको मैं कहां लगा सकता हूं, एंड दैट इज हाउ यू विल इंटीग्रेट थिंकर्स इन योर आंसर्स। एक कॉशन मैं आपको देना चाहूंगा कि क्वांटिटी का ध्यान रखना। इट विल बी लाइक सॉल्ट इन द फूड। ठीक है, जैसे नमक होता है ना फूड में, कितना बहुत कम हम यूज करते हैं, वैसे ही थिंकर आपको यूज करने बहुत कम। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करोगे तो आंसर मैकेनिकल हो जाएगा, एकेडमिक हो जाएगा। इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ रहा है कि पॉवर्टी कैसे दूर करें, आप बोल रहे हो नेहरू जी ने ये कहा, गांधी जी ने ये कहा, अमृत सेन ने ये कहा, सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा, है ना, मार्टिन लूथर किंग ने ये किया। कितना घटिया आंसर है। तो थिंकर यूज तो करने चाहिए, बट सॉल्ट इन द फूड के जैसे, नहीं तो आंसर आपका मैकेनिकल हो जाएगा और थोड़ा इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी आपकी लगेगी कि यार खुद की कोई थॉट ही नहीं है, बस दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है। इसका ध्यान रखना। फिर बिना कॉन्टेक्स्ट के आपने अप्लाई कर दिया, बस लिखने के लिए कीवर्ड डंप कर दिया, मैं बता रहा हूं पाप है। अगर आपने बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे अगर थिंकर को यूज किया है, आपको नंबर नहीं मिलेगा। एक जना उल्टा आपको पनिश करेगा कि आपने उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, वो साफ साफ दिखता है कि आप रट पिट के आ गए हो और इसलिए उस कीवर्ड को डंप कर रहे हो। तो नॉन कॉन्टेक्चुअल एप्लीकेशन नहीं करना है, समझ समझ के अप्लाई करना है और इसकी प्रैक्टिस आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग से कर लेनी है। और अपने आंसर में बैलेंस रखना है, एकेडमिक टोन का एंड रैशनल टोन का। तो वही वाली बात है कि साल्ट की तरह थिंकर्स यूज करने, बहुत ज्यादा एकेडमिक आंसर को नहीं बनाना है, नहीं तो अगेन इट विल बैकफायर एंड यू विल बी पनिश्ड एक्चुअली। ठीक है, स्पेशली पीएफआईआर ऑप्शन के जो बच्चे हैं वो बहुत थिंकर यूज करते हैं जबरदस्ती, ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, तो बस आई एम श्योर कि आपको सोक्रेटिस की लर्निंग समझ में आई होंगी। सोक्रेटिस का एप्लीकेशन हम गवर्नेंस में कैसे कर सकते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो पीवाईक्यूज में उनका एप्लीकेशन है, उनकी लर्निंग्स के बेस्ड पीवाईक्यूज कैसे बने हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मेहनत करते रहिए दोस्तों, मेहनत करने वाले हमेशा खुश रहते हैं। आप भी खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।